पता है जब मैं फ़ोन करके आप लोगों से बात कर रहा था तो आप लोग तैयार नहीं थे बात करने को। उसके बाद जब बातचीत बढ़ी तो आप लोगों ने कहा ठीक है आइए बात करते हैं। हाँ। क्या मन में कोई भय रहता है क्या, ऐसा कुछ है यही एक्शन हुआ है किसी के खिलाफ क्या? कहीं शिकायत करो मीडिया के थ्रू या किसी और के जरिए तो उस पर आप लोगों के ऊपर बंदिश है या क्या डराया धमकाया भी जाता है क्या? हमारी जुबान पे कलम का पैरा है कि कुछ भी जुबान पे आप कुछ बोलोगे वहाँ कलम उधर कलम चल पड़ेगी हमारे कॉलेज में। आप ऐसा क्या आप लोग कर रहे हैं हॉस्टल में, ऐसे क्या रिसर्च कर रहे हैं जिससे जो इस प्रशासन है वो यूनिवर्सिटी घबराता है? ग्राउंड्स की सारी मेंटेनेंस स्टूडेंट करते हैं सर। यहाँ तक कि ग्राउंड की घास भी स्टूडेंट काटते हैं, स्टूडेंट उठाते हैं। अभी तक सर 2024 है वो ख़त्म होने को आ गया है, 2 साल हो जाएंगे, अभी तक हमारे को कैश प्राइस की कोई भी फैसिलिटी नहीं मिली। सरकार को कुछ ज्ञात नहीं था किस तरीके का पैटर्न हो, कुछ हो रहा। पड़ोसी राज्यों के पेपर देख के बच्चे तैयारी कर रहे थे। हरियाणा में चल रहे हैं विधानसभा चुनाव और यहाँ पर हरियाणा के लोग अपना भविष्य चुनने जा रहे हैं चुनाव के ज़रिए कि अगले 5 साल हरियाणा कौन चलाएगा। पर हरियाणा का जो भविष्य है, जो वर्तमान में हमारे इर्द गिर्द आप देख पा रहे होंगे, उनका क्या, उनके भविष्य का क्या, वो क्या सोच रहे हैं अपने भविष्य के बारे में, अपने वर्तमान के बारे में, ये जानने के लिए, ये समझने के लिए हम हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आए हुए हैं। और पीछे देखिए अजंता हॉस्टल नंबर 3 पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चे यहाँ रहते हैं, पीएचडी जो तैयारी कर रहे हैं या उसके अलावा जो एमएससी कर रहे हैं एग्रीकल्चर से वो पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो जानेंगे समझेंगे क्या उनसे मुद्दे हैं, उनके छात्र जीवन के क्या मुद्दे हैं, भविष्य को लेकर उनके क्या संभावनाएं हैं, क्या आशंकाएं हैं उनके मन में, सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, विस्तार से समझेंगे। और ऐसा छात्रों का हमसे वादा है कि वो अपना हॉस्टल भी हमको दिखाएंगे। और उन्होंने जब बातचीत शुरू की उससे पहले हमको बताया कि मुखर्जी नगर में हम अभी जब छात्र कुछ डूब के मर गए तो देखा कि हम जब वहाँ चेक करने गए हॉस्टलों में तो 10 बाई 10 के कमरे 2-2 बच्चे रह रहे हैं। तो छात्रों को दावा है कि ये सरकारी कॉलेज है, यहाँ भी हमारा वही हाल है कि 10 बाई 10 के कमरे हैं, रहना एक को चाहिए, रह 2 रहे हैं और तमाम समस्याएं हैं। विस्तार से बात करेंगे। शुरुआत किससे करें? से आगे आप ही देख रहे हो, आप इस कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमंत्र है सुमंत्र जी। नाम तो बड़ा अच्छा, क्या मतलब होता सुमंत्र का? पॉजिटिव वाइब्स, सो मतलब पॉजिटिव, मंत्र मतलब विचार। पॉजिटिव वाइब्स जी। तो इसी थोड़ा अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में पहले बताइए और जो आपका नाम का पर्याय है पॉजिटिव वाइब्स, क्या इस यूनिवर्सिटी में पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, कैसा माहौल है, कैसी पढ़ाई होती है, क्या क्या पढ़ाई होती है, थोड़ा बताइए। जी, यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, जो 1970 में स्थापित की गई थी। और इसमें कृषि के साथ साथ और भी कॉलेज हैं, उनमें अलग अलग कृषि के साथ जुड़े हुए विभिन्न विषयों पे पढ़ाई होती है। और यहाँ पर हम बीएससी में एडमिशन होता है एग्रीकल्चर में, एमएससी पीएचडी होती है। कोई एंट्रेंस वगैरह होता है कि? पीएचडी बीएससी से एंट्रेंस होता है, एमएससी में भी एंट्रेंस पास करके आते हैं छात्र, पीएचडी के लिए भी एंट्रेंस होता है जी। एंट्रेंस वगैरह होता है। अब एग्रीकल्चर तो भाई कृषि प्रधान देश हमारे भारत को कहा जाता है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का जो भविष्य है वो हमारे जो पेट मानने जा रहा है उसके लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के हॉस्टल में, कैसा है माहौल, पढ़ाई लिखाई कैसी होती है? क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी घूम रहा तो बड़ा आनंद आया। बड़ी यूनिवर्सिटी मतलब काफ़ी बड़ी है, मतलब मैं तो पहली बार आया हूँ, हिसार तो आया हूँ पहले, मगर अंदर कैंपस में कभी नहीं आया था, तो अंदर आके अच्छा लगा। मतलब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, माहौल कैसा है, पढ़ाई कैसी होती है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। क्या नाम है आपका? हरदीप सांगवान मेरा नाम है जी। मैं चरखी दादरी का रहने वाला हूँ। चरखी दादरी के? हाँ जी। मैं कब पीएचडी आए यहाँ पर, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं पीएचडी 3rd ईयर का छात्र हूँ जी। बागवानी में चल रही है जी मेरी। बागवानी? हाँ जी। क्या सिखाते हैं, क्या पढ़ाते हैं इसमें बागवानी में? बागवान में जी पौधों से संबंधित पढ़ाते हैं, जैसे कि उनकी कटाई छटाई और उनके वे कलम लगाना और उनको बढ़ावा देना, उनकी पैदावार बढ़ाना बागवानी फसलों के बारे में, जैसे आम, अमरूद, सेब, ये ऐसे। फल वाले जो? हाँ जी, फल वाले। मतलब हमको घर में अगर अपने फल लगाने हो तो आपसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि क्या ठीक रहेगा, क्या खाद पानी डालें, उसकी पूरी जानकारी। तो आगे इसमें भविष्य क्या होता है? मतलब जैसे अभी आप ये पढ़ाई कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, आगे क्या भविष्य है इसमें? पीएचडी के बाद तो जी काफ़ी भविष्य है, जैसे कि हम किसी साइंटिस्ट में या फिर कोई और अच्छा शोध कर सकते हैं और भिन्न भिन्न ये कोई कंपनीज हैं या फिर कोई बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं, और जैसे कि और बड़ी बड़ी जो एग्रीकल्चर से जुड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं जो, हाँ जी। उसमें जा सकते हैं आप? हाँ जी, सभी में। इनोवेशन वगैरह हाँ क्या जी, आगे जैसे हो सकता है? जैसे किसी को प्राइवेट कंपनी उसकी को पार्क संभालने होते हैं या फिर कोई बाग लगाए होते हैं, कोई और बड़ी लेवल पे होते हैं, तो उनके रख रखाव के लिए जिम्मेदारी होती है जी। जैसे अभी शुरुआत हम लोग बता रहे थे
अपने हॉस्टल के बारे में कि हॉस्टल में तमाम दिक्कतें, किस तरह की दिक्कतें हैं, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के यहाँ पर? हॉस्टल में जी मेनली तो ये एक पीएचडी हॉस्टल है और एमएससी के वो थे। तो उसमें क्या होगा कि इन्होंने एमएससी और पीएचडी के बच्चों को दो बच्चों को एक रूम दे दिया जी। पहली दिक्कत तो ये है जी, अकोमोडेशन में दिक्कत आ रही है। तो क्या मतलब अंदर जो स्पेस है वो एक बच्चे लायक ही है सर? हाँ जी, ये सिंगल रूम है। आप अगर अंदर जाके देखोगे छोटा 10 बाय 10 का कमरा है, उसमें से एक बच्चे के लिए ही थोड़ा वो रहता है, तो 2 बच्चे परेशान हो जाते हैं, वो माहौल बन नहीं पाता पढ़ाई लिखाई के। तो जैसे आप कह रहे हो कि इसमें होना एक ही चाहिए पर हैं दो, तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कभी की किसी से भाई कि ऐसा क्यों है, या क्या स्पेस कम है, कारण क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, पूछा आप लोगों ने? कारण तो जी वो कारण तो कोई बताता ही नहीं, किसी से पूछ लो। हमारे वार्डन सर से भी हमने कहा था और हमारे डीएसडब्ल्यू सर से भी कहा था, लेकिन वे उसके बारे में बताते ही नहीं है। वो बोलते हैं कि यही यहाँ इन बच्चों को बाकी रह गए, उनको कहाँ एडजस्ट करूँगा। ये हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं, अब जो फैसले लेते हैं वो। ठीक बात। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अतुल लोयल है सर। अतुल लोयल सर। लॉयल? हाँ जी सर। तो लॉयल आपके सब, आप दोस्तों के प्रति लॉयल है अपने? मैं दोस्तों के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति, खुद के प्रति लोयल क्या हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं आप? सर मैं पीएचडी, मैंने अभी थीसिस सबमिशन किया है। पीएचडी? हाँ जी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में सर। इसमें जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स एंड प्लांट बिल्डिंग, ब्रीडिंग, ब्रीडिंग। पौध प्रजनन विभाग, जो नई वैरायटीज़ बनाते हैं जो और हाइब्रिड बनाते हैं उसमें। अभी जैसे आप हॉस्टल की पूछ रहे थे, तो जैसे हमारे हॉस्टल का नाम है अजंता हॉस्टल। जो हमारे फर्स्ट वाइस चांसलर थे श्री एल फ्लेचर, बहुत ही विजनरी पर्सन थे। जो ये कैंपस, जिस कैंपस की आप तारीफ़ कर रहे थे, पूरा उन्होंने ही डिज़ाइन करवाया था सब कुछ। तो उन्होंने क्या सोचा था कि लड़कों के हॉस्टल के नाम पर्वत की श्रृंखलाओं पे विंध्याचल, अजंता, शिवालिक, अरावली के नाम पे रखेंगे, और इनमें जो पढ़ने वाले नवयुवक होंगे वो जीवन में चाहे चट्टान की तरह खड़े रहें, कैसी मुश्किलें आएँ, कुछ भी आएँ। उसी तरह लड़कियों के हॉस्टल ग्लेशियर के नाम पे, जहाँ से हमारे नदियाँ निकलती हैं, नदियों के मुख से गंगोत्री, यमुनोत्री, गोदावरी, त्रिवेणी, कि कोई भी कठिनाई आएंगी, नदी की तरह हमारी जो जिसमें जो छात्राएं पढ़ेगी, पढ़ के उसमें चीरती हुई निकल जाएंगी। लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि पिछली वीडियो में आपने देखा, जो देख के आप आए हो, जैसे बोला जाता है कि मीडिया पे कई बार बोला जाता है कि मीडिया पे पैरा है, हमारी जुबान पे कलम का पैरा है कि कुछ भी जुबान पे आप कुछ बोलोगे, वहाँ कलम, उधर कलम चल पड़ेगी हमारे कॉलेज में। अच्छा। किसी ने भी, आप देख सकते हो उस वीडियो में, कोई हम बात कर रहे थे, दिक्कतें हर जगह होती है सर, कि कहाँ नहीं है, हमारे यहाँ भी है, लेकिन सुख सुविधाएं भी है हमारे। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हमें कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है, जो फैसिलिटीज़ हम डिजर्व करते हैं, हम उन्हीं की मांग कर रहे हैं बस सर। कि हमारा जो टॉप फ्लोर है उसका जर्जर स्थिति में, उसका जो प्लास्टिंग है वो भी गिरती रहती है। बाथरूम कुछ एक हैं अच्छे भी हैं, कुछ की रिनोवेशन हुई है, कुछ की इमीडिएट ज़रूरत है। वो हमने बाकायदा मेल में वार्डन को या मीटिंग को, डीएसडब्ल्यू को बताई हुई है। कब बताया था आप लोगों ने? ये एग्जैक्ट हम प्रोसीडिंग मीटिंग हुई थी सर, उसमें हमने बताया। उसमें कम से कम हमने हमारी डिमांड रखी थी कि हॉस्टल में एक स्टडी रूम होना चाहिए, वाईफाई पर वर्किंग नहीं चल रहा, हॉस्टल में क्लीननेस की इशू है, लाइट का इशू है। तो सारी चीज़ें हमने डीएसडब्ल्यू और डीएसडब्ल्यू को मीटिंग में आए थे तब बताई थी। दूसरी बात सर ये है कि जो आप और मैं क्या खाते हैं, अगर हम आपसे कहूँ कि आप ये खाना मत खाओ, तो आप मेरी मानोगे? हमारे यहाँ आपकी तो मान सकते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं सर, पढ़ाई करने की बात अलग है कि आप फूड और क्लोथिंग किसी की पर्सनल चॉइस है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब उसके ऊपर कोई आके ये बोलता है कि नहीं ये चीज़ नहीं खानी। हमारे हॉस्टल में आप सर्वेंट से पूछ सकते हो, जितने हमारी उम्र नहीं है आपकी और मेरी दोनों की मिला के इतनी उम्र नहीं है, इतने सालों से यहाँ सर्वेंट काम कर रहे हैं, तब से जो चीज़ बन रही है कि यहाँ के नॉन वेज या जो चीज़ें बन रही थी कि नहीं बनना। पूरे ऑल इंडिया से स्टूडेंट आते हैं सर, यहाँ पे खाना खाते हैं, सबकी फूड हैबिट अलग होती है, बच्चे आराम से आपस में बैठ के खाते हैं। कुछ बिल्कुल शाकाहारी हैं कि कुछ भी नहीं खाते हो, वो भी अगर साथ में बैठ के बच्चे आपस में मेल बांट के प्रेम भाव से रहते हैं। सभी जगह के लोग हैं सर, लेकिन आके ऊपर से थोपा जाता है कि आप ये नहीं खाओगे। और विडम्बना ये देखिए सर, सबसे नया कॉलेज खुला है, कॉलेज ऑफ फिशरी साइंसेज का, कि इनलैंड जो फिशरीज़ है उसको बढ़ावा दिया जाए। यहाँ से आप एक गोल चक्कर आएगा, उससे आप राइट टर्न लोगे, 150 कदम पे वेटनरी का है सर। वहाँ पे जो हमारी सिस्टर यूनिवर्सिटी है लुआस, वहाँ पे सर अंडे बेचते हैं वो सर, मुर्गियाँ बेचते हैं सर, टर्की होते हैं वो बेचते हैं सर। या तो सर आप कॉलेज ऑफ फिशरीज बंद करवा दीजिए सर, या लुआस की वो सेल बंद करवा दीजिए। लाइफ स्टॉक एलपीएम पूरा डिपार्टमेंट है, लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, वहाँ आप एलपीएम की जगह लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट करवा दीजिए सर।
हम ये नहीं कह रहे कि हम खाएंगे, लेकिन ये वो क्यों कि तुम नहीं खाओगे, ये हम ये मतलब मतलब ये किसी नियम बना रखा है। नियम कोई नियम नहीं है, आके बोला गया तब से बंद है, बच्चे इधर के बोल भी नहीं रहे सर। मतलब मुंह जुबानी नियम है कि बोल रखा है कि ये ऐसा नहीं होना है। लड़कियां आप नहीं देख रहे, मैंने आपको उसके पीछे से आपको कारण है कि स्ट्राइक हुई थी, लड़कियों को धमकाया था, लड़कियों को भी बताया था, कोई लड़की नहीं आई डर के, सारी आधी से ज़्यादा ये कह रही कि हम करें। मतलब बात करने से बचती हैं, सामने आने से बचती हैं, क्या कारण है इसका? कारण तो कल आपने देख ही लिया था, कारण ये है, कारण ये है इतनी बंदिशें क्यों? मतलब ऐसा क्या सर, ऐसा क्या आप लोग कर रहे हैं हॉस्टल में, ऐसा क्या रिसर्च कर रहे हैं जिससे जो इस प्रशासन है वो यूनिवर्सिटी में- घबराता है, ये मत खाओ, ये मत पहनो, कोई मीडिया नहीं आ सकती, ऐसा क्या कारण है सब? सर ये तो सर वही बताएंगे सर, लेकिन हमारी बहुत ही सम्मानित और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, देश की सबसे पहले प्लांट ब्रीडर कह लो डॉक्टर रामधन सिंह अब यहीं से हुए थे सर, डॉक्टर रतन लाल अब यहीं से हैं कुछ में सर, लेकिन जो चीज़ें हैं अब घटित हो रही है, पार्लियामेंटेरियन भी दिए हैं सर इस यूनिवर्सिटी ने सर, एक्टर्स भी दिए हैं सर। अच्छा, कौन इवन जो एक हरियाणी फिल्म थी सर चंद्राल, उसमें जगत जाखड़ है, इवन जो अरविंद केजरीवाल है वो यहाँ के कैंपस स्कूल में पढ़े हुए हैं सर। अच्छा, साइना नेहवाल बीसी कैंप जो उनके फादर है उसी इसी कैंपस के हैं सर। दूसरा सर जो स्टेट जो नेशनल लेवल पर अरविंद केजरीवाल काफ़ी पॉलिटिशियन भी यहाँ पढ़े हुए हैं सर। और इवन जो स्पोर्ट्स में भी साई का सेंटर है सर, वो भी हैं सर, अच्छे अच्छे इवन क्या बोलेंगे सर, जो इवन जो स्टेट में कुछ एक मिनिस्टर भी यहाँ से हुए हैं। लेकिन अब जो चीज़ें सर पता नहीं क्यों किस वजह से सर प्रशासन को या तो बच्चों पे दबाव डाले, हमें नहीं समझ में आ रहा सर कि बच्चे हम सिर्फ अगर मतलब एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग शिकायत करते हैं कि भाई ये दिक्कतें हैं, ये परेशानियां हैं, उनका निदान किया जाए, उनका सॉल्यूशन ढूंढा जाए, उस पर काम नहीं होता है। नहीं होता और अगर आप कहीं शिकायत करो मीडिया के थ्रू या किसी और के जरिए, सर तो उस पर आप लोगों के ऊपर बंदिश है या क्या डराया धमकाया भी जाता है क्या, कि अगर आप बात करोगे तो? बता तो क्योंकि रहा हूँ मैं मुझे अच्छे से पता है, जब मैं फ़ोन करके आप लोगों से बात कर रहा था तो आप लोग तैयार नहीं थे बात करने को, उसके बाद जब बातचीत बढ़ी तो आप लोगों का ठीक है आइए बात करते हैं। हाँ। क्या मन में क्यों भय रहता है, क्या ऐसा कुछ है, यही था एक्शन हुआ है किसी के खिलाफ क्या? सर एक्शन कुछ जो यूजी के जो मैंने आपको एक पीछे से एक स्ट्राइक हुई थी उसमें कुछ बच्चों के ऊपर हुआ है सर, और वो कह रहे हैं सर, और कुछ एक जो प्रताड़ना हुई है सर बच्चों की सर, उसमें प्रताड़ना इस तरीके से हुई है सर कि जो लड़कियां थी, अब स्ट्राइक में कोई भी सर प्रोटेस्ट करते हैं, मैं अगर कोई आप इंटरव्यू दे रहा हूँ तो अपने मन से दे रहा हूँ, लेकिन अब मेरे को कोई आके कहे कि तुम वहाँ इंटरव्यू क्यों दे रहा था, या ये लोग मेरे को इंटरव्यू देते हुए देखने आ रहे थे, क्या तू क्यों देखने आए थे, ये गर्ल्स हॉस्टल के वार्डन ने किया है सर बाकायदा सर। आप अपने मन से बात नहीं कर सकते, अपने मन से खा नहीं सकते, अपने मन से पहन नहीं सकते, और ये कोई पहनने का और ये कोई लिखित नियम नहीं है आप कह रहे हो? लिखित नहीं ये सब आके मुँह जुबानी बोला जाता है कि आपको ये इन नियमों सर, का। इस यूनिवर्सिटी ने इतने वाइस चांसलर दिए हैं सर, लेकिन अब जो स्थिति है सर इतनी ज़्यादा बदल गई है सर। और सबसे बड़ी सर प्रोजेक्ट जो फीस का मुद्दा है सर, जो इन्होंने रिसेंटली फीस भरी है सर, वो बच्चे बता भी देंगे सर। और जो प्रोजेक्ट का है कि यहाँ टीचर जो इतना ये है कि सर कोई भी टीचर प्रोजेक्ट बनाता है तो वो प्रोजेक्ट का पीआई होता है सर। क्या होता है पीआई मतलब? प्रोजेक्ट इंचार्ज सर। अच्छा, कि मैं कोई रिसर्च प्रोग्राम बना रहा हूँ, ये मेरा प्रोजेक्ट है सर, और मैंने प्रोजेक्ट के लिए मेरे को सीनियर रिसर्च फेलोशिप, एक जिसको रिसर्च हेल्प बोल सकते हैं हम राइटिंग में, और जो हमारा जो एक्सपेरिमेंटल वर्क है उसको एग्जीक्यूशन में सर, तो उसमें सीनियर रिसर्च फेलोशिप और रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट होती है, एसोसिएट की सर। तो उसमें सर जो मेन रोल और से होना चाहिए सर, जो प्रोजेक्ट इंचार्ज का होना चाहिए कि मैं प्रोजेक्ट ले रहा हूँ तो मेरे को पता है कि, तो उसमें जो सुटेबल कैंडिडेट सिलेक्शन की चॉइस है वो जो प्रोजेक्ट इंचार्ज है उसकी नहीं होती सर। कैसे होता है? वो सर वाइस चांसलर की परमिशन चाहिए होती है सर। अब वाइस चांसलर ऑफिस से जाती है, एक तो बहुत ज़्यादा एक्टिव और डिले हो जाता है सर, तो इसीलिए टीचर कुछ प्रोजेक्ट लेके आने से या लिखने से बनाने से बचते हैं सर। अभी रिसेंटली सर जैसे अभी न्यूज़ में आया था कि एक स्टूडेंट को कोर्ट जाना पड़ा है गोल्ड मेडल के लिए, क्योंकि उस पर उसको नहीं दिया गया। अब वो रीज़न अथॉरिटी को पता है सर, या उस स्टूडेंट की जैसे आइडेंटिटी पूरी रिवील नहीं है कि किसने किया, कि उसको कोर्ट जाना पड़ा सर, और कोर्ट ने सर यूनिवर्सिटी पे 25,000 रुपये फ़ाइन भी लगाया सर। अच्छा, हाँ सर, उसी बाकायदा क्लिप भी आई है सर, आपने देखी हुई नहीं देखी हुई बच्चे आपको दे भी देंगे सर। और मेजर इशू है जो भी स्पोर्ट्स का है सर, जो स्पोर्ट्स है ये करते हैं, जिम का है कोई और आपको बता देंगे सर। कौन कौन खेलता है स्पोर्ट्स यहाँ पे? स्पोर्ट्स से जुड़ा आप हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल शर्मा है सर। राहुल शर्मा। कहाँ से है राहुल? मैं कैथल से। कैथल से। पूरे हरियाणा से छात्र हैं यहाँ पे? देश भर से हैं?
अच्छा, ज़्यादातर मगर हरियाणा के होंगे, ऐसा होगा हैं? 75 हरियाणा के हैं, 25 ऑल इंडिया लेवल से आते हैं। क्या खेलते हैं आप? सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट टीम का कप्तान हूँ सर। अच्छा, इस कॉलेज की क्रिकेट टीम का? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, तो आने तो जब आएंगे तब। क्या किस तरह की सुविधाएं कॉलेज में अवेलेबल हैं खेलने के लिहाज से, और क्या ज़रूरतें और हैं, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? सर दिखाने को ग्राउंड है, हर चीज़ के हर गेम के ग्राउंड है सर, लेकिन उनकी मेंटेनेंस के लिए सर यहाँ पे हर गेम है सर, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल और सबके ग्राउंड है। इन सब के ग्राउंड्स मैंने सिर्फ 2, और वो भी सिर्फ दिखाने के लिए हैं, वो सिर्फ ऑफिस में बैठते हैं। ग्राउंड्स की सारी मेंटेनेंस स्टूडेंट करते हैं सर। यहाँ तक कि ग्राउंड की घास भी स्टूडेंट काटते हैं, स्टूडेंट उठाते हैं, पिच स्टूडेंट खुद बनाते हैं सर। और जो सामान होता है, नेसेसिटी होती है सर, बैट बॉल वगैरह, ये के लिए इतने चक्कर काटने पड़ते हैं सर, इतने बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान है सर। और एक तो इसके लिए फंड्स वगैरह तो होंगे ना कॉलेज में? सब कुछ है सर, फंड्स वगैरह सब तो आप कुछ लोग है। बोलते नहीं जाके भाई कि हमें हमारी ये ज़रूरतें हैं, खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है? सर बोलने को तो हर रोज़ कहते हैं सर, कुछ फ़र्क नहीं है सर, बिल्कुल भी। अद्भुत है ये तो, मतलब कि उधर शिकायत पढ़ाई को लेकर, हॉस्टल को लेकर हो रही है, वहाँ सुनवाई नहीं, आप लोग खेल कूद रहे हैं उसकी सुनवाई नहीं। का बजट 740 करोड़ रुपए है। 740 करोड़। जी, और हमारा फीस हाइक जो है वो हर साल 10% फीस बढ़ाई जा रही है। अब की बार 20% है, और ये हर साल 10% कितनी बढ़ाई फीस लगती है अप्रोक्स आप लोगों की? क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? जाएगी। मैं PhD कर रहा हूँ। हमारा लगभग एक सेमेस्टर का 17 से 18 हज़ार रुपये खर्चा आता है। पर जो फीस हाइक है, यहाँ पर किसान वर्ग से, मध्यम वर्ग से, हर वर्ग से छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। कुछ लोगों की स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो ज़्यादा फीस भर पाएँ। अगर यही स्थिति बनी रही लगातार, तो फिर आप सोच लीजिए कि हर साल अगर 10% फीस बढ़ती रही तो कितनी हो जाएगी। और पिछले 10 सालों से जो हमें छात्रवृत्ति के रूप में MSc छात्र को 6,000 रुपये और PhD छात्र को 10,000 रुपये मिलते हैं, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। हर महीने की? जी, हर महीने। होनी चाहिए इसमें बढ़ोतरी। जी, होनी चाहिए समय के हिसाब से। अगर आप या तो फीस ना बढ़ाएं, और स्कॉलरशिप अगर समय के हिसाब से देखें तो वो बढ़नी चाहिए। जाहिर सी बात है, फीस बढ़ रही है तो स्कॉलरशिप भी बढ़नी चाहिए। और रही बात जिम की, लुवास की अपनी जिम है। लुवास माने क्या हुआ? लुवास जो वेटनरी यूनिवर्सिटी है, उसकी अपनी खुद की जिम है। नॉन टीचिंग स्टाफ की अपनी जिम है, उनका कोई चार्ज नहीं है। हमारी स्टूडेंट्स के लिए एक जिम बनी है अभी मल्टीपर्पज़ हॉल में, उसके लिए प्रति स्टूडेंट 250 रुपये पर महीना चार्ज हमारे से लिया जाता है। जैसे आप लोग के छात्रों के इतने सारे मुद्दे हैं, तो यहाँ ऐसा कुछ छात्र संघ जैसा नहीं है मामला, या आप लोगों का कोई नेता हो, लड़कों में ही बन जाए, या कोई ऐसा टीचर्स की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हो जिनसे आपने शिकायतें करें तो वो हायर अथॉरिटीज से कहे जाके? सिस्टम ऐसा नहीं है? स्टूडेंट इलेक्शन क्या जो नाम है है, आपका? मेरा नाम युगविंदर गोयत है। मैं जीन से हूँ। जीन से। हाँ, और PhD स्कॉलर हूँ मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में यहीं। तो स्टूडेंट इलेक्शन तो सर बहुत पहले बंद हो चुके हैं यहाँ से। तकरीबन 2012 में हम आए थे, उससे पहले से ही काफ़ी सालों से बंद है। और एक बार बीच में कोशिश की गई थी शुरू करने की, लेकिन फिर से प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको अनुमति नहीं दी, तो वो बीच में सारा जो प्रोग्राम था सारा रुक गया था बीच में। अच्छा, बीच में आप एक स्पोर्ट्स के बारे में आपने सवाल पूछा था। तो सर हाँ, मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ सर। और हमारी एक टूर्नामेंट होती है, ऑल इंडिया इंटर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गेम्स एंड स्पोर्ट्स मीट, मतलब कि एग्रीकल्चर और अलाइड की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे देश में, पूरे भारत में, उसकी एक अलग से इंटर यूनिवर्सिटी होती है। और उसके अंदर अभी इस यूनिवर्सिटी के लिए सबसे ज़्यादा मेडल मेरे हैं अभी तक। और 2000 मैं एथलेटिक्स करता हूँ और फुटबॉल खेलता हूँ। फुटबॉल का इस यूनिवर्सिटी का कैप्टन हूँ मैं, और एथलेटिक्स में भी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम। और 2016 में, उससे पहले हर साल होती रही हैं, लेकिन 2016 में हमने, हमारी टीम थी साथ में, हम अच्छे से मेहनत की, प्रैक्टिस की। फैसिलिटीज़ ठीक हैं, लेकिन जिस तरह की होनी चाहिए उस तरह की नहीं है। जैसे जिस तरह के वादे किए जाते हैं कि भाई अगर आप उस लेवल पे अगर पोजीशन आपकी आती है, मेडल्स आपके आते हैं, तो आपको इंसेंटिव्स के लो, या मतलब इनाम के उसमें राशि दी जाती है। 10,000 रुपये गोल्ड मेडल के हैं, और 8,000 सिल्वर मेडल के हैं उसमें, और 6,000 रुपये ब्रोंज मेडल के हैं। तो विडम्बना ये है सर कि 2023 में मार्च के महीने में हमारी यूनिवर्सिटी ने ये ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जो है टूर्नामेंट ये ऑर्गेनाइज़ की थी, और उसमें हमारी यूनिवर्सिटी जो चैम्पियन रही एथलेटिक्स में भी, और ओवरऑल भी हमारी यूनिवर्सिटी चैम्पियन रही। मेरे 4 गोल्ड मेडल आए सर उसमें, और भी मेरे साथी हैं मेरे साथ इन्हीं में खड़े हैं यहाँ, जो अलग अलग गेम में रिप्रेजेंट किया है जिन्होंने, उनके भी बहुत मेडल आए। अभी तक सर
जो 24 है वो ख़त्म होने को आ गया है, 2 साल हो जाएंगे, अभी तक हमारे को कैश प्राइज़ की कोई भी फैसिलिटी नहीं मिली है। प्रोग्राम बनते हैं, किसी से बोला आपने जाके? बोला है सर, कोशिश की है हमने, रिटर्न में भी दिया है, वीसी सर को बहुत बार मिले हैं। हर बार कहते हैं अगले प्रोग्राम पे कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे उसमें दे देंगे, अब नहीं दिया, चलो आप दोबारा आ जाना, कागज़ दे दो भाई। कोई और बीच में आ जाते हैं, हाँ हमारे को ये कागज़ दे दो, हम वीसी साहब से बात कर लेंगे, आप लोग जाओ, आपका काम हो जाएगा, 1 हफ्ते में आपके पास पैसे आ जाएंगे। कुछ नहीं आया सर, ठीक है। उसके बाद फैसिलिटीज़ की अगर बात की जाए, जिस लेवल की यूनिवर्सिटी है, इतना इसका बजट है, चलो अगर पहली बात तो ये है कि भाई रिज़ल्ट को ना देखते हुए फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, लेकिन हम तो रिज़ल्ट भी दे रहे हैं सर। 2016 से पूरे इंडिया के अंदर CCSHU का बोलबाला रहा है सर। 2016 से हमारी यूनिवर्सिटी ओवरऑल चैम्पियन रही है, लेकिन रिकॉग्निशन उस तरह की हमारे को नहीं मिल पा रही है 2016 से। और फिर जो है देश में पूछा जाता है कि क्रिकेट ही क्यों मशहूर है और क्रिकेट में ही क्यों ही बड़े खिलाड़ी बनते हैं, सारा पैसा वहीं क्यों केंद्रित है, क्योंकि बाकी खेलों का हाल तो ये हो रखा है। क्रिकेट को भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे तो सर। ये अद्भुत विडम्बना बना है कि क्रिकेट भी किनारे लगा हुआ है यहाँ पे। क्रिकेट के ग्राउंड की हालत बता रहे, घास फूस काटते हैं। हाँ, जैसा कि उन्होंने बताया, भाई ने बताया कि क्रिकेट के जो मैदान है वहाँ घास खुद काटनी है, पिच खुद तैयार करनी है, और जो इक्विपमेंट्स हैं उसके लिए भी गिड़गिड़ाना पड़ता है जाके, आसानी से नहीं मिलता है। यहाँ सर सीनियर जूनियर टी का थोड़ा अच्छा सिस्टम है, तो उनकी तरफ से थोड़ा सपोर्ट है, तब चल रहा है गेम, नहीं तो मतलब ही नहीं है सर इस माहौल में पनप सके। सीनियर जूनियर अपन सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सर, अच्छी बात है। इसीलिए चल रहा है रैगिंग सर। नहीं होती है? बिल्कुल नहीं बहुत सर, सालों से बहुत बंद है सर। और रैगिंग नहीं है, लेकिन वैसे इंट्रोडक्शन और भाईचारा आपस में इतना अच्छा है सर कि मतलब 8-8 10-10 साल जो सीनियर है उनके साथ इतनी अच्छी इंटरेक्शन है, वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं। नॉट इवन इन स्पोर्ट्स, मतलब पढ़ाई में भी बहुत गाइड करते हैं, और हर एक चीज़ में, जैसे मान लो कोई भी किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए तो वो करते हैं। और स्पोर्ट्स के मामले में सर जितनी बातें कही जाएँ उतनी हमारे पास शिकायतें और वो सारी हैं, और जितनी मैंने आपको बताया है उनके अलावा भी कुछ ऐसे इंसेंटिव्स हैं जो स्पोर्ट्स में मिलने चाहिए सर। एक स्पोर्ट्स में उस लेवल तक अगर मेहनत करनी है जिस लेवल पे हम कर रहे हैं, बहुत खर्चा होता है सर। ऐसे नहीं है कि भाई अपने जो नॉर्मल इक्विपमेंट हैं आप वो लीजिए और ग्राउंड पे कीजिए, सारी चीज़ों में खर्चा होता है सर, लेकिन उस चीज़ का कोई किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खेलकूद की बात हो गई, व्यवस्थाओं की बात हुई कि हॉस्टल्स में दिक्कत है, और जो बंदिशें आप लोगों ने बताई तमाम तरह की, उस पर बात हो गई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पढ़ाई कैसी होती है? तो जब आप छात्रों से बात करें कहीं भीड़ में जाके, और छात्र जब बोलें कि हॉस्टल ठीक नहीं है, पढ़ाई ठीक नहीं है, इक्विपमेंट्स ठीक नहीं है, खेल कूद में मदद नहीं हो रही है, तो आप इसके साथ ही समझ जाएं कि मामला किसी सरकारी संस्थान का हो रहा है। ये होता भी है, हम लोग जब इलेक्शंस में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, और साफ तौर पर वो एक बेसिक फ़र्क नज़र आता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो पढ़ाई हो रही है या वहाँ जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं वर्सेस जो सरकारी संस्थान है। और ये शुरुआती प्राइमरी लेवल से ही है। हम लोग गांव में घूमते हैं तो वहाँ प्राइमरी एजुकेशन का हाल देखते हैं, स्कूलों का हाल देखते हैं, वही हाल अब यूनिवर्सिटीज़ में आ रहा है। तो आप लोग के ज़रिए जानने को मिल रहा है कि जो सरकारी सिस्टम है वो ऐसा ही है अपना, और अंदर यूनिवर्सिटी में लगता है कितना सुंदर संस्थान है, कितना अच्छी व्यवस्थाएं हैं, पर व्यवस्थाओं का हाल क्या है वो समझ में आ रहा है थोड़ा सा। संस्थान के द्वारा दी गई व्यवस्थाओं से छात्र जो हैं वो अपना अच्छे से काम कर रहे हैं, पर जहाँ तक बात आती है कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं किसी भी इंसान की, कि रहने के लिए अच्छा कमरा हो, खाने के लिए अच्छा भोजन हो और पानी हो, तो अगर पानी की बात करें हम, तो आप जाके देख सकते हैं हमारे जो वॉशरूम्स हैं उनकी कंडीशंस देख सकते हैं, उनकी टाइमली सफाई नहीं होती है और वो इस कंडीशन में नहीं है। देख सकते हैं जी देख सकते हैं। चलिए दिखाइए। जी चलिए। तो ये साफ़ सफाई की डेली नहीं होती क्या? साफ़ सफाई डेली सुबह होती है, पर आप पानी वाटर कूलर काम करता है? वाटर कूलर काम नहीं करता है, इसमें आप ऊपर देख सकते हैं कितने दिन से सफाई नहीं हुई है इसमें। वाटर कूलर काम नहीं करता है? देखिए आप, पानी नहीं आ रहा है इसमें। तो ये आरओ भी खराब है, बदबू आ रही है अंदर से। तो ये कब से काम नहीं कर रहा है? काफ़ी समय हो गया है। तो आप लोग पानी कैसे पीते हो, कहाँ पीते हो? बाथरूम कई देख बार तो हम सकते हैं। दूसरे हॉस्टलों से लेके आते हैं सर, अच्छा। वीसी ऑफिस से पानी भर के लाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कई वाटर कूलर की हालत आप देखोगे तो पीने लायक पानी नहीं है वहाँ, काफ़ी गंदा इधर वॉशरूम है। बाथरूम की स्थिति देख सकते हैं। तो ये सभी लोगों के लिए एक कॉमन वॉशरूम होता है? सभी लोगों के लिए कॉमन वॉशरूम है, 6 वॉशरूम्स हैं, हर फ्लोर पे 2 वॉशरूम्स हैं। 6 वॉशरूम है, हर फ्लोर पे 2 हैं। जी, पर संख्या को देखते हुए ये बहुत कम आप स्थिति देख सकते हैं।
ये है वॉशरूम आपका। ऊपर देख सकते हैं ये कभी भी गिर सकता है। तो बारिश में ये छत टपकती है। इससे ऊपर वाले जो फ्लोर है, जो सेकंड फ्लोर है, उसकी स्थिति और ज़्यादा खराब है। तो सुबह तो लाइन लगती होगी यहाँ पर? टपकती रहती, लाइन लगती है, यहाँ वेट करना पड़ता लड़ाई तो नहीं करते, झगड़ा है। नहीं नहीं, लड़ाई नहीं करती, हमारे यहाँ भाईचारे का माहौल है, पर क्या करें, इंतज़ार तो करना पड़ता है। चुनाव का वक्त है। ये जो बालकनी है जो गंदी पड़ी है आप लोगों की, पानी भरा पड़ा सर इसमें अभी। ठीक है, पानी लीक हो गया है क्या? सर ड्रेनेज नहीं है सर, हम्म ड्रेनेज नहीं है। देखिए सारे सारे बाथरूम ड्रेनेज की हालत है, सारे पूरे फील्ड में। साफ सफाई वगैरह होती है डेली यहाँ, कब होता है? बस सर जिस तरह अब जिस तरह फील हो गए, पर्याप्त फील हो गए हैं अब, तो एक दिन अब स्वीपर्स वगैरह आएंगे तो एक दिन के लिए साफ हो जाएंगे, फिर अगले दिन से फिर ये फील हो जाएंगे। उस साइड यूरिनल्स देख लो सर आप, यूरिनल्स है उस सर, उनकी बुरी हालत है बिल्कुल ही। ये ऊपर से छत टपकती रहती है सर, ये छत टपकती रहती है। गीजर काम करता है? अभी इधर सर्दियों में ये काम कर रहे हैं, पहले खराब था ये तो। नहीं, इसको ठीक करने की कोशिश कर ली, खराब है गीजर? खराब है। पानी लीक कर रहा है, छत लीक कर रही है। ये क्या है? सोलर का है। ये सर देखिए सर, ये प्लेट लग रही है सोलर प्लेट, लेकिन ये खुद चलता नहीं है पानी। ये किसने लगाया सोलर वाला? ऊपर वाले सोलर के लिए, ताकि सोलर पैनल से चल पड़े पानी। आइए बाहर आते हैं, बाहर चलते हैं। अरे अब आपके कॉलेज के हॉस्टल की बातें हो गई, थोड़ा मैं चुनाव के बारे में बतिया लेता हूँ। हम लोग जो हरियाणा के छात्र हैं जो बात करना चाहते हैं वो बता दें। सब हरियाणा के हैं? कहाँ से हैं आप? कैथल से सर। कैथल से? हाँ जी सर। कैथल से कौन बड़ा नेता है अभी? पहले तो सर ईश्वर सिंह था INLD से, अभी बीजेपी से कुलवंत बाजीगर है, और कांग्रेस ने देवेंद्र हंस है सर। ये 10 साल से बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, है ना? तो यूथ क्या सोचता है उसके बारे में? आप लोग जो हरियाणा के छात्र हैं क्या सोचते हैं उसके बारे में कि 10 साल कैसा काम रहा उनका, और अब जो चुनाव हो रहे हैं उस समय फिर आप लोगों के दिमाग में क्या मुद्दे चल रहे हैं इलेक्शन के लिहाज से, पॉलिटिक्स के लिहाज से, और आप लोगों के भविष्य के लिहाज से? सर हमारे भविष्य के हिसाब से हम सभी रोज़गार के लिए पढ़ते हैं सर। एक अच्छा जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट हो सर, उस चीज़ में हम नौकरी करें, उस चीज़ में हम नौकरी करके सामाजिक में एक योगदान दें सर। जिस चीज़ से हम पब्लिक यूनिवर्सिटी के सर, पब्लिक फंड से हम पढ़ रहे हैं सर, और समाज के लिए हम कुछ कार्य कर सकें सर। तो नौकरी वगैरह क्या माहौल दिखता है हरियाणा में? क्योंकि अब इलेक्शन टाइम में तो मैं देख रहा हूँ कि दोनों पार्टी जो मुख्य प्रमुख पार्टियाँ हैं, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों की तरफ से ही वादा है कि 2-2 लाख नौकरी देंगे। पिछले जो टर्म रहे, 2 बीजेपी के, उससे पहले 2 कांग्रेस के, उस दरमियान कितनी नौकरियां मिली, कैसे देखते हैं इसको? सर बाकियों का तो सर डेटा मैं बता नहीं पाऊँगा सर, और फैक्चुअल इनकरेक्ट मैं कुछ बोलना नहीं चाहता सर। लेकिन हमारी ADO की लास्ट भर्ती सर 2010 में रिक्रूटमेंट हुई थी सर, स्टार्ट हुई थी 2012 में कंप्लीट हुई थी सर। उसके बाद सर 2022 में हुई है सर, और 22 में 600 पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट आई थी सर। उसमें सर जो उसमें टोटल ही सर ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट ज्वाइन कर पाए सर। वो हुआ ये कि उससे पहले 2012 में तो डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे थी, एग्ज़ाम कुछ हुआ नहीं था और सरकार को कुछ ज्ञात नहीं था किस तरीके का पैटर्न हो, कुछ हो रहा। पड़ोसी राज्यों के पेपर देख के बच्चे तैयारी कर रहे थे कि हाँ ADO में या जो उसके समानांतर जो भी कोई पोस्ट होती है उसके ऊपर उसके हिसाब से तैयारी कर रहे थे। एग्ज़ाम से 1 महीने पहले UPSC का सिलेबस दे दिया जाता है परी का, जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल का सिलेबस है कि आपका इसी में से पेपर आएगा सर। तो सर उसमें 50 बच्चे ही सेलेक्ट हुए सर। तो उसमें सर दोनों चीज़ों पे सवाल उठता है सर। आप कह रहे प्रॉपर तैयारी नहीं थी, बच्चों के सामने सिलेबस नहीं था, इसलिए 600 पोस्ट थी उसमें, 600 मात्र 50 लोग निकाल पाए। हाँ सर। दोबारा भर्ती नहीं आई फिर? दोबारा भर्ती नहीं आई सर। दोबारा भर्ती आई सर, अब हमारे पास सर वो आया है सर, सिर्फ एक PDF सर्कुलेट हुई है सर रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पे सर। हमारी सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट थी सर। पॉपुलेशन बढ़ती है तो कोई भी चीज़ उसके हिसाब से नौकरियों की संख्या बढ़ती है सर। सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर की 192 पोस्ट थी सर, 192 से घटाकर 127 कर दिया सर। पॉपुलेशन के हिसाब से सर ये कॉन्स्टिट्यूंसी की सीटें बढ़ाएंगे सर, लेकिन जो नौकरी का और लोगों का जनसंख्या का अनुपात है सर वो कम करेंगे सर। ऐसे ही ADO की सर थी हमारे सर ब्लॉक लेवल पे एक जो BO सर ATMBT एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सिस्टम की आत्मा की जो स्कीमें थी सर वो बंद कर दी, और डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के हाथ में थी सर, वो चीज़ें बंद कर दी गई है सर डायरेक्टली सरकार ने सर। और आगे आने वाली सरकार वादे सभी करते हैं सर,
बुनाए जाएं तब सर, हकीकत में अमली जामा पहनाया जाए तब हम कह सकते हैं कि ये सरकार अच्छी है सर। बिल्कुल। नौकरियों को लेकर मैं 2-3 चीज़ें सुन रहा हूँ अभी जो इलेक्शन चल रहा है कैंपेन उसके दरमियान। एक तो खर्ची पर्ची की बड़ी चर्चा हो रही है। बीजेपी कह रही है कि भाई हमने जो नौकरी की वो फेयर की, उससे पहले जो है खर्ची यानी कि पैसा दे के या पर्ची यानी सिफारिश से नौकरियां लगती थी। दूसरा इधर कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि नौकरियां आ ही नहीं रही हैं, आप खर्ची पर्ची छोड़ दीजिए। और डंकी रूट का बताया जा रहा है कि लोग बच्चे हरियाणा के विदेश जा रहे हैं, क्या ऐसा है? सर कोई कैथल का होगा, कोई जींद का होगा सर, वो बता देगा आपको सर। कौन है भाई कैथल और जिंद का? जुलाना से। हाँ। तो आपकी बड़ी चर्चित विधानसभा है दिनेश फोगाट वाली। ये जो मैंने बताया डंकी रूट वाला मामला सही है, वाकई हो रहा है? अभी जो ये डंकी रूट वाला मामला है मोस्टली जीटी रोड बेल्ट पे केंद्रित है, मतलब धीरे धीरे पूरे हरियाणा के युवा भी उसकी तरफ क्यों जा रहे हैं बाहर? जो बच्चे हैं वो भी गलत तरीके से क्यों जाना चाहते हैं बाहर? एक तो एजुकेशन जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं, बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते, जो बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पाते उनको रोजगार के अवसर भी नहीं है। तो इस अभाव में फिर उनको लगता है कि एक आसान तरीका ये है, एक बार मुश्किल होगी जाने में, जाने के बाद वहाँ अच्छा पैसा कमा के फैमिली को और खुद सेटल हो सकते हैं। इस दिशा में देखते हुए बच्चे विदेशों की तरफ इलीगल तरीके से डोंकी रूट से जाने की कोशिश करते हैं। पर्याप्त जो है अपॉर्चुनिटीज नहीं है जॉब को लेकर। अगर बच्चे अगर मतलब अब जिस हिसाब से हरियाणा में एजुकेशन का लेवल है बच्चों का, उस हिसाब से अगर जॉब नहीं मिलेगी बच्चों को तो फिर वो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं तो खुद को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। फिर जब वो नहीं मिल पाती आखिर में वो डंकी रूट को चूज करते हैं जाने के लिए। और किसी ने सुना है डंकी के बारे में? आपने सुना है? सभी को पता है सर। क्या सुना है? क्या नाम है आपका? नीलेश साहूआ। नीलेश साहूआ कोल से। कहाँ से हो? कोल से कोल कैथल में। अच्छा, कैथल में जगह है कोल? हाँ जी, गांव है मेरा। गांव है आपका? हाँ जी। क्या सुना है आपने? हाँ, क्या सुना है आपने? डोंकी आजकल हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है। जो बच्चे रोज़गार नहीं, जिन पे रोज़गार नहीं है वो लगभग डोंकी के थ्रू जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों का वीज़ा नहीं लग पाता। बहुत बच्चे जिनकी मतलब इस स्टडी बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, तो बच्चे डोंकी के रूट से बाहर जा रहे हैं। जैसे उनको जंगलों से होके और वहाँ कैलिफोर्निया आई थिंक वहाँ गेट कूदना पड़ता है, उससे यूएस में जाते हैं। वहाँ फिर वो कोई भी केस कर देते हैं, उससे वो वहाँ एज अ रिफ्यूज़ी रहने लग जाते हैं। ये है डोंकी का। और हमारे एरिया में थोड़ा ज़्यादा तो जान भी गंवा देते होंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा होता है, ये चांस होते हैं कि जान भी गंवा दे। पैसा भी बहुत लगता है, जैसे 40 लाख 50 लाख इतने में बच्चे जाते हैं। तो पैसा कहाँ से आता है? जैसे हमारी साइड थोड़े फार्मिंग में किले हैं बहुत ज़्यादा, तो उससे वो 1 किला बेच दिया, ऐसे लोन ले लिया, बस ऐसा ही है। मतलब किलो के बेसिस पे लोन ले लेते हैं। जमीन बेच के जा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये चुनाव मुद्दा है? आई थिंक अगर रोज़गार बच्चों को नहीं है तो ये चुनाव मुद्दा तो बहुत बड़ा है। आप लोग क्या है, ये जो मुद्दे रोजगार की बात हो रही है, इन मुद्दों पर वोट पड़ता है? आप लोग सब नौजवान हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, मुझे लगता है कई लोग तो फर्स्ट टाइम वोटर भी होंगे, पहली बार वोट डालेंगे, ऐसा भी है फर्स्ट टाइम वोटर है हमारे बीच, दूसरी तीसरी बार। तो क्या सोच के डालते हैं, क्या मुद्दे रहते हैं आप लोग के इलेक्शन में? रोजगार रहता है, कोई और विषय रहता है? एक जाति की बड़ी बात होती है हरियाणा में कि ज़्यादातर लोग अपनी जात देख के वोट डालते हैं कि हमारा कैंडिडेट फलानी जाति का है और हमारी जाति का है तो हम देंगे, किसी और का है तो नहीं देंगे, ऐसा होता है क्या? सर जाति एक मुद्दा है, पर आज के टाइम पे युवा के पास जो रोज़गार का मुद्दा है वो सबसे अहम मुद्दा है। कि रोज़गार नहीं है तो जो इंसान हमारे पास रोज़गार डेवलप करेगा, जो हमारे लिए नौकरियां लेके आएगा, हम उस सरकार की तरफ जाएंगे। किसान भी नाराज़ है यहाँ का एमएसपी के नाम पे, और 750 किसानों की जो हत्या हुई है हरियाणा और पंजाब के, उनका जिम्मेदार यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को मानते हैं, तो बीजेपी के खिलाफ भी सरकार मतलब यहाँ पर है लोग किसान है, तो किसानों का अपना एक मुद्दा है एमएसपी का। और जो केस चल रहे हैं या हत्याएं कहेंगे हम तो उसको, तो मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। ये तो नहीं है कि बॉर्डर पे गया और मर गया, बॉर्डर दिल्ली का बॉर्डर था। तमाम लोग कहते हैं कि जो वहाँ बैठे थे वो किसान नहीं थे। बीजेपी के तमाम कुछ लोग नेता बोलते रहते हैं इस तरह की बातें, कैसा लगता है सुनकर? बहुत बुरा लगता है इसमें, मतलब एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। जैसे पिछले जो प्रो सीएम हमारे लाल खट्टर ने जो वो दिया था कि अभी यहाँ पर ये बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो थोड़े आइडेंटिफाई करेंगे। वो जज है क्या वो, मतलब कि ये आइडेंटिफाई कर देंगे कि नहीं वो किसान है, ये नहीं है किसान है। चौधरी चरण सिंह जी थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो थे किसान, वो क्या किसान नहीं थे? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं ताऊ देवीलाल जी है, वो क्या किसान नहीं थे पहले? हमारे चौधरी बंसी लाल जी है,
जो मतलब मैं किसी पार्टी विशेष को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहा हूँ मैं, ये अलग अलग पार्टियों से सभी ठीक है। बट ये कहना कि वो किसान नहीं है वो बुरा लगता है, कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना, वो जज थोड़ी है इस चीज़ को, बहुत बुरा लगता है इन चीज़ों को। ठीक बात। आप बताना हमारी चाहते आशाएं जो हैं आगे आने वाली सरकार से ये हैं हैं? ये बहुत जरूरी कि कृषि को स्टेट विद्यालयों में एक एग्रीकल्चर को एज ए सब्जेक्ट अगर दर्जा दिया जाए तो वो फार्मिंग कम्युनिटी से आने वाले छात्रों के लिए, और 11वीं 12वीं में अगर एग्रीकल्चर को एज ए स्ट्रीम के रूप में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो वो एक बेहतर विकल्प होगा। 2022 में नरेंद्र मोदी ने झांसी में भाषण दिया था कि हम जो राज्य में सरकारी विद्यालय है ना उसमें एग्रीकल्चर को स्टेट सब्जेक्ट बना देंगे, यानी 11th और 12th में। अब भी कुछ स्टेट्स में है पर अब तक उस पर कोई अमल नहीं है, तो हमारी गुजारिश है सरकार से कि इसको अमल में लाए। और कैलेंडर बाउंड जो हैं वैकेंसियाँ आएँ, चाहे वो कोई क्षेत्र हो, हम एग्रीकल्चर क्षेत्र की बात करें तो अगर कैलेंडर बाउंड वैकेंसियाँ आती हैं तो उसमें छात्र को भी समय मिल जाता है तैयारी करने का, एक तय हो चीज़ों का। स्कीम आ जाए प्रॉपर कि भाई इस तारीख को चुनाव तो होते ही समय पे स्कीम आती है उसकी, चुनाव की तरह ही एक प्रॉपर भर्तियों की स्कीम भी आ जाए कि भाई इस तारीख को चुनाव होंगे, भर्तियां होंगी, इस तरह के एग्ज़ाम होंगे, वो प्रॉपर नहीं आता है। और हरियाणा जो है छोटा सा भौगोलिक दृष्टि से देखें तो छोटा क्षेत्र है, तो अगर हम और कहीं जाते हैं, पंजाब में जाते हैं तो पंजाबी बैरियर आ जाता है, राजस्थान में जाते हैं तो राजस्थान जीके है, उसका बहुत बड़ा अहम रोल रहता है पेपरों में, और उत्तराखंड और हिमाचल जो है इनमें जो है स्टेट डोमिसाइल का इशू है, तो हम और कहीं जा नहीं सकते। पर अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ वैकेंसियाँ जो होती हैं उसमें हमारे को जो यहाँ से प्रेफरेंस दी जाए तो उससे हमें रोज़गार यहाँ बहुत अच्छे तरीके से मिल सकता है। जी, किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य है जो आज काफ़ी सुना होगा आपने, तो उसमें एक सुझाव है कृषि छात्र होने के नाते मेरा, अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 KVK, अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 1 KVK हो, काफ़ी डिस्ट्रिक्टों में है कृषि विज्ञान केंद्र जो होता है, जो यूनिवर्सिटी की जो भी तकनीकें हैं, जो नई वैरायटियां हैं, जो भी है वो विस्तार का काम करते हैं। वो यूनिवर्सिटी में जो भी शोध हो रहा है उसको क्षेत्र में किसानों तक पहुंचाने का गोष्ठियों के माध्यम से काम करते हैं। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 1 KVK हो जाए तो वो बहुत अच्छा विकल्प होगा कि जिससे हम किसानों की आय दुगनी करने में, दुगनी तो नहीं कह सकते हम, किसानों की आय बढ़ाने में एक संभव मदद हो सकती है। और बिना उनको आर्थिक लाभ दिए आप कह रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी की मदद से जो पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं उसके ज़रिए भी किसानों की आय दोगुनी की जा सकती है जी। भाषण की बजाय अगर उसको ज़मीन पर उतारा जाए, ज़मीनी हकीकत के रूप में उतारा जाए उसको, तो उसमें किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। और कोई सलाह देना चाहेंगे आप सरकार को इसके अलावा? जो आपने एक तो बोला कृषि विज्ञान केंद्र खुलना चाहिए, और कुछ उसके अलावा? कृषि को विषय के रूप में चुना जाए, ये मैं बोल चुका हूँ। और जो एग्रीकल्चर में ADO है, उससे ऊपर ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर आता है, उससे ऊपर SDO आता है, तो अगर पूरा चेन हो और पर्याप्त मात्रा में जो लोग हैं वो अगर विभाग में हो तो विभाग अच्छे से अपना काम कर सकता है। धरातल पर जो संख्या है वो काफ़ी कम है, तो अगर वो संख्या बढ़ाई जाए तो किसानों के हित में जो भी स्कीमें हैं, जो भी योजनाएं हैं, उनका अच्छे तरीके से किसानों को लाभ मिल सकता है। हम गौरवान्वित महसूस करेंगे अगर हमें ऐसा मौका मिलता है तो। बिल्कुल, बहुत अच्छी सलाह आपने आखिर में जाते जाते दी कि जो सुधार की बात हम कर रहे थे कि छात्रों ने शुरुआत में बात की अपनी जो यूनिवर्सिटी है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके हॉस्टल के बारे में, उनकी तमाम जो दिक्कत परेशानियाँ हैं उसमें सुधार की ज़रूरत है। जो नौकरियाँ हैं एग्रीकल्चर से जुड़ी उसमें सुधार की ज़रूरत है। उसके बाद आप जब किसानों की बात करते हैं, आय दोगुनी करने की बात करते हैं, तो उसमें सलाह दी कि उसमें भी सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि तमाम ऐसी आप देखिए नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तमाम जानकारियाँ, तमाम स्कीमें ऐसी होती हैं जिनके बारे में किसानों को नहीं पता होता है, तो उसके लिए चाहिए होंगे लोग ऐसे जो यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए उनको नौकरी देनी पड़ेगी, तो उसमें सुधार की ज़रूरत है। ज़रूरत तो है, अब ज़रूरतें पूरी कितनी होती हैं वो तो अब चुनाव का समय है तो सब लोग बोल रहे हैं, चुनाव के बाद कैसे इसका हिसाब लिया जाएगा ये भी देखने वाला होगा, सरकार क्या करती है वो भी देखने वाला होगा। आपका इस पूरी बातचीत के बारे में क्या सोच रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए हमारी यात्रा, देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।